ऑलराइट, लास्ट चैप्टर पे आए हैं हम। 16वां चैप्टर है, 16th चैप्टर, माई स्टोरी, मेरी कहानी। ओके। और जैसे मैंने कहा कि सच में उनकी कहानी पढ़ने जैसी है। उन्होंने यहाँ पे जो पावर स्टेटमेंट दिया है वो है वी आर ऑल वन। हम सब एक है। हम्म? और हमने तो काफी अभ्यास किया है, हम जानते हैं हम सब आत्मा है। हम सब एक है। हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी विचार सरणी, हमारी भावनाएं, हमारी बुद्धि, हमारे हमारी अंदर जो भी शक्तियां हैं, वो सारी, चाहे पंच ज्ञानेंद्रिय की शक्ति हो या कर्मेंद्रिय की शक्ति हो या स्मरण शक्ति हो या विचार शक्ति हो या ग्रहण शक्ति हो, ये सारी शक्तियां में थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। हाँ, इस जिसके वजह से हमारी पर्सनालिटी अलग अलग हो सकती है, पर है तो हम वही लाल खून वाले या वही एक आत्मा वाले। ऑलराइट, है एक ही हम मनुष्य प्रजाति। ऑलराइट, वी आर ऑल वन। विल यू टेल मी अ लिटिल अबाउट योर चाइल्डहुड ब्रीफली? क्या आप मुझे आपके बचपन के बारे में थोड़ा कुछ बताओगे? दिस इज अ क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड सो मेनी क्लाइंट्स। और ये एक सवाल है जो कोई भी थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट से पूछे बगैर उसका हिस्ट्री टेकिंग कंप्लीट नहीं होगा। क्या आपके बचपन के बारे में आप मुझे कुछ बताओगे? इट्स नॉट दैट आई नीड टू हियर ऑल द डिटेल्स, बट आई वांट टू गेट अ जनरल पैटर्न ऑफ वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। ऐसा नहीं है कि हमको बहुत छोटी 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 डिटेल सारी बचपन की बातें, हर एक छोटी चीजों को जानना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन आपका बैकग्राउंड क्या है? आप कैसे वातावरण में पले बढ़े और किस कहाँ से आप आ रहे हो, किस स्थिति से आप आए हो, ये पता होना जरूरी है। इफ दे हैव प्रॉब्लम्स नाउ, द पैटर्न्स दैट क्रिएटेड देम बिगैन अ लॉन्ग टाइम अगो। देखो, कोई भी आता है क्लाइंट, कोई ना कोई थेरेपी लेने जब आते हैं, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम जो है, वो क्या कल शुरू नहीं हुआ। हाँ, वो प्रॉब्लम काफी समय से चल रहा है। When I was a little girl of 18 months, I experienced my parents divorcing। कहती है मैं सिर्फ 1.5 साल की थी जब मेरे माता पिता ने एक दूसरे को छोड़ दिया, डिवोर्स ले लिया। आई डोंट रिमेम्बर दैट एज बीइंग सो बैड। और मुझे तो उसकी याददाश्त कुछ है ही नहीं। या तो मैंने वहां तब मुझे बहुत तकलीफ हुई थी या मुझे समझ में आया था और मुझे बहुत बुरा लगा था, इसका तो कोई सवाल ही नहीं था। What I do remember with horror is when my mother went to work as a live-in domestic and boarded me out। उस समय का मुझे क्या दुख हुआ था, मेरे पिता क्यों चले गए, मेरी माँ ने मुझे पिता के साथ क्यों बिछड़ दिया, वगैरह वगैरह। ये चीजें याद नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत दुख हुआ था जब माँ ने जॉब ली थी, जब वो घर काम करने के लिए जाती थी और मुझे कहीं ना कहीं छोड़ कर जाती थी। अब वो अबेंडन बोलते हैं ना हम, दैट इज द पेन ऑफ abandoning somebody, right? So that is what she was experiencing. The story goes that I cried non-stop for 3 weeks। कहती है कहानी ये है कि मैं 3 हफ्तों तक लगातार रोती रही। The people taking care of me couldn't handle that, and my mother was forced to take me back and make other arrangements। और जहां पे वो मुझे छोड़ के जाती थी, वो मुझे संभाल नहीं पाते थे क्योंकि मैं इतना कंटिन्यूस रोती थी। और इसलिए फिर मेरी माँ मुझे वहां से ले ली और कहीं और दूसरी जगह पे छोड़ने लगी। हाउ शी मैनेज्ड एज अ सिंगल पेरेंट ब्रिंग्स माई एडमिरेशन टुडे। आज मैं सोचती हूँ कि कितनी मेरी माँ को तकलीफ हुई होगी, कैसे उसने मैनेज किया होगा। इसके बारे में आज मैं सोचती हूँ कि एक अकेली औरत, एक छोटा 1.5 साल का बच्चा, उसने कैसे किया होगा। Then, however, all I knew and cared about was that I was not getting all the loving attention I once had। वो आज मुझे समझ में आता है, लेकिन उस समय पे जो प्यार भरा ध्यान मुझे दिया जाता था,
वो अब मेरे पास नहीं है। 1.5 साल की बच्ची क्या समझने वाली है? इतना ही समझने वाली है कि जो प्यार और जो ध्यान मुझ पर देने वाला व्यक्ति था, वो व्यक्ति अब नहीं है। I have never been able to determine if my mother loved my stepfather or whether she just married him in order to provide a home for us. फिर मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली। अब मैं तय कर नहीं कर पा रही हूँ कि क्या मेरी माँ ने इसलिए दूसरी शादी की क्योंकि जो उसके नए पिता थे, उस उन पर उनका प्रेम था, या सिर्फ वो एक कुटुंब, एक छत के नीचे उसे सहारे की जरूरत थी, इसलिए उसने उन्होंने दूसरी शादी की। मैं नहीं जानती कि एक घर की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी की। बट इट वॉज नॉट अ गुड मूव। लेकिन वो जो भी निर्णय था, वो भी निर्णय अच्छा नहीं था। दिस मैन हैड बीन ब्रॉट अप इन यूरोप in a heavy Germanic home with much brutality, and he had never learned एनी अदर वे टू मैनेज अ फैमिली। ये जो आदमी था जिसके साथ मेरी माँ ने शादी की, दूसरी शादी, वो जर्मनी के में पला बड़ा था, यूरोप के जर्मनी में। और वहां पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होता है जर्मनी में। कहते हैं कि घरों में अब तो चीजें बहुत बदल गई होगी, लेकिन बहुत वहां पे क्रूरता बहुत है, या हम कहेंगे यू नो सवाल नहीं पूछने हैं बच्चे ने, और स्ट्रिक्ट है। जो फॉलो करना है, ऑर्डर है, वो ऑर्डर फॉलो ही करना है। यहाँ पे प्यार भरे पिता और प्यार देने वाली माँ, ये चीजें नहीं होती। ही हैड नेवर लर्नड एनी अदर वे टू मैनेज अ फैमिली। और मेरे पिता कोई और तरीका जानते नहीं थे कि कैसे किसी कुटुंब को कैसे किसे संभाला जाता है, ये वो जानते नहीं थे। My mother became pregnant with my sister, and then in the 1930s, depression descended upon us. फिर मेरी माँ फिर गर्भवती हो गई, मेरी बहन उनके पेट में थी, और 1930 का साल था, जब हम कहते हैं ना इकोनॉमिक डिप्रेशन, जब आर्थिक परिस्थिति पूरी दुनिया की बहुत ही ज्यादा खराब थी। एंड वी फाउंड आवरसेल्व्स स्टक इन अ हाउस ऑफ वायलेंस। और फिर हम घर में अटक गए, और वो भी घर कैसा था जहाँ पे मारा पीटा जाता था। तब मैं 5 साल की थी। आई वॉज 5 years old. To add to the scenario, it was just about this time that a neighbor, an old wino, as I remember it, raped me. ऐसी बुरी परिस्थिति में एक बूढ़ा, शेजारी म्हणतो ना अपन, नेबर, बाजू में रहने वाला व्यक्ति था जिन्होंने मुझ पर बलात्कार किया। The doctor's examination is still vivid in my mind, as was the court case in which I was the star witness. अब आज भी मुझे याद है कि डॉक्टर ने जब मेरी मुझे एग्जामिन किया, मेरे शरीर को उन्होंने जब एग्जामिन किया, तब जो महसूस हुआ वो आज भी मुझे याद है। और वो कोर्ट केस भी मुझे याद है, जब मैं स्टार विटनेस थी, क्योंकि मेरे साथ हुआ था ना, तो मुझे सेंटर में खड़ा किया गया था। द मैन वॉज सेंटेंस टू 15 years इन प्रिजन। उस बूढ़े व्यक्ति को 15 साल जेल की सजा हो गई। आई वॉज टोल्ड रिपीटेडली दैट इट वॉज योर फॉल्ट। और मुझे बार 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 ये कहा गया कि ये तुम्हारी गलती है। So I spent many years fearing that when he was released, he would come and get me for being so terrible as to put him in jail. और तब से मैं इतने डर में मैंने अगले साल कुछ साल निकाले। मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि ये मेरी वजह से इसे जेल हो गई है, ये जिस दिन छूटकर बाहर आएगा वो मेरा बदला जरूर लेगा। Most of my childhood was spent enduring both physical and sexual abuse with a lot of hard labor thrown in. तो मेरा बचपन जो था, ये मुझे मार खाना याद है, और सेक्सुअल अब्यूज भी
मेरे साथ गैर व्यवहार भी हुआ, मुझे याद है। और बहुत काम करवाते थे मेरे पास, ये भी मुझे याद है। माई सेल्फ इमेज बिकेम लोअर एंड लोअर। अपने खुद के बारे में मैं और अपनी ही नजर में गिरती गई, और मैं नीचे उतरती गई। एंड अ फ्यू थिंग्स सीम टू गो राइट फॉर मी। और मेरे लिए जैसे कि कुछ भी सही नहीं हो रहा था। कोई सही मेरे साथ, कोई जीवन में कोई चीज मेरे साथ सही होगी, ये आशा छूट गई थी। आई बिगैन टू एक्सप्रेस दिस पैटर्न इन द आउटसाइड वर्ल्ड। और अंदर से डर, अंदर से जो भी खुद के बारे में खुद को कम समझना, खुद को बुरा समझना, अपने ही नजर में गिरना, ये जो मेरा पैटर्न बन गया बाहर की दुनिया से, वही मुझे बार बार मिलता रहा। There was an incident in the fourth grade that was so typical of what my life was like. जब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में आई, हाँ, चार, फोर्थ ग्रेड यानी समझ लो 5 9 10 साल की होगी ये। जब मैं चौथे ग्रेड में आई तो मेरे जीवन में फिर एक घटना घटी। We were having a party at school one day and there were several cakes to share. हमारे स्कूल में एक पार्टी था, कोई फंक्शन था, और बहुत सारे केक थे जो हमने बांटने थे। Most of the children in this school, except for me, were from comfortable middle class families. जिस स्कूल में मैं जाती थी, मध्यम वर्गीय अच्छे घरों के बच्चे हुआ करते थे। आई वॉज पुअरली ड्रेस, पर मैं गरीब थी। मेरे कपड़े बहुत गरीब थे। विथ अ फनी बोल हेयर कट। और मेरा जो हेयर कट था ना, वो जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे, बस बालों को ऐसे गोल काट दिया हो, तो जैसे कि सर पे एक टोपी डाली है, उस तरह के जैसा मेरा हेयर कट। हाई टॉप ब्लैक शूज, काले वजनदार मोटे शूज पहने थे। And I smelled from raw garlic. I had to eat every day to keep the worms away. कीड़े आपको ना लगे इसलिए रोज कंपलसरी हमें लहसुन खाना पड़ता था। और इसलिए हर वक्त मुझसे लहसुन की बास आती रहती थी। वी नेवर हैड केक, वी कुडंट अफोर्ड इट। हमारे पास तो केक हमने कभी खाया भी नहीं था। केक खाने के हमारे पास पैसे कभी थे भी नहीं। देयर वॉज एन ओल्ड नेबर वुमन हु गेव मी 10 cents एवरी वीक एंड $1 ऑन माई बर्थडे एंड एट क्रिसमस। एक बूढ़ी, हमारी एरिया में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वो हर हफ्ते मुझे 10 पैसे समझ लो, हाँ, 10 सेंट्स देती थी। और मेरे जन्मदिन पे या क्रिसमस अगर होता था, तब वो $1 मुझे दिया करती थी। द 10 cents वेंट इन टू द फैमिली बजट। लेकिन वो जो 10 सेंट मुझे मिलते थे, वो मुझे घर में दे देने पड़ते थे। एंड द $1 बॉट माई अंडरवेयर फॉर द ईयर एट द डाइम स्टोर। और $1 जो मिलता था, वो एक अंडरवेयर लेने में खर्च होता था, जो साल भर पहनना होता था। साल भर के लिए उस एक अंडरवेयर में रहना होता था। So this day we were having the party at school and there was so much cake that as they were cutting it, some of the kids who would have cake almost every day were getting 2 or 3 pieces. तो स्कूल में ये पार्टी थी और सबको केक बाट काट करके बांटा जा रहा था। और जो बच्चे रोज अपने घर में केक खाते थे, वो 2 या 3 पीस लेकर खा रहे थे। When the teacher finally got round to me, and of course I was last. और जब मेरी बारी आई, और हाँ, जीवन की कहानी ही ऐसी है कि मेरा नंबर लास्ट, तो मेरा आखिरी नंबर, जब मेरी बारी आई, देयर वॉज नो केक लेफ्ट, नॉट 1 पीस। बिल्कुल केक बचा नहीं, एक टुकड़ा भी बचा नहीं था। I see clearly now that it was my already confirmed belief that I was worthless and did not deserve anything that put me at the end of the line with no cake.
आज मेरी ये बात समझ में आती है कि ये मेरी मान्यता पक्की थी कि मेरी मेरे जीवन की कोई कीमत नहीं है। आई डोंट डिजर्व। हाँ, हमने कल ही ये होमवर्क आज ही दिया है मैंने। आई डिजर्व, ये डिजर्व की भावना बिल्कुल जो नहीं थी, जिसकी वजह से मेरा नंबर आखिरी था और मुझे खाने के लिए मेरे लिए कोई केक नहीं था। इट वॉज माई पैटर्न, ये मेरा पैटर्न था। दे वर ओनली बीइंग अ मिरर टू माई बिलीफ। और वो टीचर, वो बच्चे, वो स्कूल, ये सब लोग जो है, मेरी जो मान्यता थी, ये मेरी मान्यता के आईने थे। आ रहा है बात ध्यान में? जो मेरी मान्यता थी बस वही मेरे जीवन में हो रहा था। When I was 15, जब मैं 15 साल की हो गई, I could not take the sexual abuse any longer। तो घर में पिता शारीरिक जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक छल करते थे। वो असहन सहने के वो अब सहन नहीं कर पा रही थी। एंड आई रैन अवे फ्रॉम होम एंड फ्रॉम स्कूल। और मैं घर से भाग गई, अपने स्कूल से भी मैं भाग गई। The job I found as a waitress in a diner seemed so much easier than the heavy yard work I had to do at home। घर पे जो मुझसे काम करवाया जाता था, उसमें इतनी मेहनत लगती थी कि मैं भाग गई घर से और मैंने एक होटल में वेटर का काम शुरू कर दिया, वेट्रेस का काम शुरू कर दिया। वो वेट्रेस का काम मुझे एकदम मेरे लिए आसान था, क्योंकि घर पे मैंने बहुत ज्यादा काम किया हुआ था। Being starved for love and affection and having the lowest of self-esteem, I willingly gave my body to whoever was kind to me। अब देखो, मुझे कभी जीवन में प्रेम नहीं मिला था, मुझे स्नेह नहीं मिला था, और खुद को मैं इतना नीचा समझ रही थी, इतना बुरा समझ रही थी कि अगर कोई मुझसे प्यार से बात करता तो अपना शरीर खुशी खुशी उन्हें मैं दे देती। Just after my 16th birthday, I gave birth to a baby girl। 16वां मुझे मेरा जन्मदिन हुआ, कुछ ही दिनों बाद मैंने एक लड़की को जन्म दिया। आई फेल्ट इट वॉज इम्पॉसिबल टू कीप हर। और तब मुझे लगा कि मैं इसे कैसे संभालूंगी। नहीं नहीं, मैं इसे बिल्कुल रख नहीं सकती। However, I was able to find her a good loving home। बस नसीब की बात है कि मुझे एक ऐसा घर मिल गया जहाँ पे मैंने अपनी बेटी को दे दिया। वो घर में बहुत सारा प्यार और बहुत अच्छे लोग वहां पे रहते थे, जिनके हवाले मैंने अपनी बेटी को छोड़ दिया। आई फाउंड अ चाइल्डलेस कपल हु लॉन्ग्ड फॉर अ बेबी। एक पति पत्नी थे जिनको कोई बच्चे नहीं थे, और उनको वो बच्चे के लिए तरस रहे थे। उनको मैंने अपनी बच्ची दे दी। I lived in their home for the last 4 months and I went to the hospital। I had the child in their name। तो मेरे प्रेगनेंसी के जो आखिरी 4 महीने थे, ये 4 महीने मैं उनके साथ रही। और जब मैं हॉस्पिटल में मैंने बच्चा पैदा किया, तब उन दोनों का नाम माता पिता करके मैंने वहां पर लिखवाया। Under such circumstances, I never experienced the joys of motherhood, only the loss and guilt and shame। परिस्थिति ही ऐसी थी कि कोई प्रेगनेंसी या माँ बनने की खुशी का अनुभव लेना मेरे लिए नामुमकिन था। बस गिल्ट था, मन के अंदर अपराधी भाव था, लज्जा थी, क्योंकि अभी 16 साल की मैं नहीं हुई और मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, और खो देने की भावना थी। देन इट वॉज ओनली अ शेमफुल टाइम टू गेट ओवर विथ एज सुन एज पॉसिबल। ऐसा वक्त था, ये ऐसा समय था कि बस जल्दी से जल्दी इसको खत्म किया जाए, इसको निपटाया जाए, ये समय खत्म हो जाए। बस इतना ही भाव मेरे अंदर था। आई ओनली रिमेम्बर हर बिग टोज विच वर अनयूजुअल लाइक माइन। वो बच्ची के बारे में
मुझे कुछ भी याद नहीं था, नहीं है था, लेकिन मुझे उसकी पैर की उंगलियां याद थी। उसके पैर की उंगलियां लंबी लंबी बड़ी बड़ी थी, मेरे पैरों की उंगलियों जैसी। इफ वी एवर मीट आई विल नो फॉर श्योर इफ आई सी हर टोज। अगर अगर मैं गलती से उसे कभी मिल लेती हूँ, तो मैं उसके पैर की उंगलियों को देखकर उसे पहचान लूंगी। आई लेफ्ट व्हेन द चाइल्ड वॉज 5 days ओल्ड। 5 दिन की छोटी सी बच्ची को उन उस दाम्पत्य के पास छोड़कर मैं वहां से चली गई। आई इमीडिएटली वेंट होम एंड सेड टू माई मदर, हु हैड कंटिन्यूड टू बी अ विक्टिम। वहां से जो मैं निकली, वो मैं सीधे घर गई, और मेरी माँ जो जीवन भर एक अपराधी बनकर रही है, जो एक विक्टिम बनकर रही है, उनसे मैंने कहा, कम ऑन, यू डोंट हैव टू टेक दिस एनी लॉन्गर, आई एम गेटिंग यू आउट ऑफ हियर। चलो मेरे साथ। ये सहन करना, ये शारीरिक अत्याचार, मानसिक अत्याचार, भावनिक अत्याचार, ये सहन करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ से निकल जाते हैं। She came with me, leaving my 10-year-old sister, who had always been daddy's darling, to stay with her father. 10 साल की मेरी जो बहन थी, वो पिता की प्यारी थी। वो 10 साल की बहन और को छोड़कर माँ बेटी दोनों वहां से भाग निकले। After helping my mother get a job as a domestic in a small hotel and settling her into an apartment where she was free and comfortable, I felt my obligations were over. एक होटल में मैंने अपनी माँ को सफाई वाली या का काम लेकर दिया, जॉब मिल गई, और एक छोटा सा अपार्टमेंट, बोला तो 1 रूम का जो भी घर होता है, वो वहां लेकर, वहां पे जहाँ पे वो मुक्त थी, कंफर्टेबल थी, वहां पे मैंने माँ को वहां पे छोड़कर, मुझे लगा कि मेरी जिम्मेवारी खत्म है। मैं अब मैंने मेरा मेरा जो धर्म है वो मैंने निभा लिया है। आई लेफ्ट फॉर शिकागो विथ अ गर्लफ्रेंड टू स्टे फॉर अ मंथ। माँ को जॉब और घर सब दिलवा के 1 महीने के लिए मैं अपनी दोस्त के साथ शिकागो चली गई, एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर ओवर 30 years। 1 महीने के लिए मैं निकली थी, 30 साल तक मैं वापस नहीं आई। In those early days, the violence I experienced as a child, combined with the sense of worthlessness I developed along the way, attracted men into my life who mistreated me and often beat me. जो बचपन में मैंने मार खाई थी, जो बचपन में शारीरिक अत्याचार मैंने झेला था, उसके वजह से अपने ही नजरों में मैं इतनी गिर गई थी और इतना खुद को बुरा समझती थी कि मेरे जीवन में ऐसे ही पुरुषों को मैंने आकर्षित किया, जो मुझसे दुर्व्यवहार करते थे, उतना ही नहीं, कभी कभी मुझे मारते भी थे। I could have spent the rest of my life berating men, and I probably would still be having the same experiences. मेरी बाकी की जिंदगी, पुरुष जात कितनी खराब है, पुरुष जात कितनी बुरी है, ये समझ में, ये बोलने में, बस इसी सोच में मैं पूरा जीवन अपना व्यतीत कर सकती थी, या होता शायद। ओके, और वही अनुभव बार बार मुझे आते रहते। Gradually, however, through positive work experiences, my self-esteem grew, and those kind of men began to leave my life. लेकिन मैंने खुद पर काम करना शुरू किया, सकारात्मक अनुभव लेने शुरू किए, सकारात्मक विचार करने मैंने शुरू किए, और धीरे धीरे जैसे जैसे अपनी ही नजरों में मैंने अपनी कीमत में बढ़ाती गई, वैसे वैसे ये जो मुझसे बुरा व्यवहार करने वाले लोग हैं, पुरुष है, वो मेरे जीवन में आना बंद हो गए। They no longer fit my old pattern of unconsciously believing that I deserved abuse.
5 साल की उम्र में उन्होंने के उम्र से जो उन्होंने रेप का अनुभव लिया था, ये उनका पैटर्न बन गया था कि मैं अपराधी हूँ, मेरी वजह से जो भी कुछ होता है ये हो रहा है। तो ये मान्यता उनकी बन गई थी कि नहीं, मैं तो मार देने के लायक ही हूँ। आई डू नॉट कंडोन their बिहेवियर, बट इफ इट वर नॉट माई पैटर्न, दे वुड नॉट हैव बीन अट्रैक्टेड टू मी। ये जो वाक्य है ना, इसको अंडरलाइन करो और अपने जीवन के जो भी इश्यू है, इस दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करो। वो लोग सही थे? नहीं, बिल्कुल गलत थे। वो पुरुष बुरे ही थे, वो गलत ही थे। पर उनको मेरे जीवन में मैंने क्यों आकर्षित किया? अगर मैंने उनको आकर्षित नहीं किया होता, अपने खुद की सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये पूरी तरह से अपनी वो जो दृढ़ मान्यता बन गई थी कि मैं बुरी औरत हूँ, ये मान्यता के वजह से वो मेरे जीवन में आए, वरना वो कभी नहीं आते। नाउ अ मैन हु अब्यूजेस women डज नॉट इवन नो आई एग्जिस्ट। अब वो पुरुष जो स्त्रियों को पे हाथ उठाते हैं, उन पे अत्याचार करते हैं, उनसे बुरा वर्ता करते हैं, उनको मैं दिखती ही नहीं, मेरा अस्तित्व उनको पता भी नहीं चलता। नाउ अ मैन हु अब्यूजेस women डज नॉट इवन नो आई एग्जिस्ट, अवर पैटर्न्स नो लॉन्गर अट्रैक्ट। अगेन इस स्टेटमेंट को अंडरलाइन करो। जैसे हमारे अंदर की अवस्था, जीवन के अनुभव बाहर से वैसे ही होंगे। डरने वाले को डराने वाला मिल ही जाएगा। हाँ? जो डर गया वो मर गया, हम कहते हैं ना। अगर अंदर से हमारे अंदर डर है, हमारे अंदर जो भी कुछ है, बाहर से वही अनुभव होंगे। वरना, क्योंकि क्यों होंगे? क्योंकि पैटर्न्स मैच होती है। एफएम जुड़तो म्हणतो ना आपण, वी आर ऑन द सेम वेवलेंथ. If you are not on that wavelength, those kind of people will not come to you. That's the point of it. After a few years in Chicago, doing rather menial work, I went to New York. अब शिकागो में मैं कुछ छटर पटर, छोटी छोटी साफ सफाई, ये वो, वेट्रेसिंग, ऐसी छोटी छोटे काम, गिरे हुए काम कहो, ये मैं करती रहती थी। और उतने में मुझे एक संधि मिली जो मुझे न्यूयॉर्क ले गई। न्यूयॉर्क में आई बिकेम अ हाई फैशन मॉडल। न्यूयॉर्क में मुझे मॉडलिंग का काम मिल गया। यानी आप सोचो कितनी सुंदर होगी ये दिखने में, अगर इसे मॉडलिंग का काम मिलता है तो। आई बिकेम अ हाई फैशन मॉडल, येट even modeling for the big designers did not help my self esteem very much. बड़े बड़े डिजाइनरों के लिए मैं मॉडलिंग करती थी, लेकिन इससे मेरी नजरों में मेरी कीमत कुछ ज्यादा बढ़ी नहीं। इट ओनली गेव मी मोर वेज टू फाइंड फॉल्ट विथ माई सेल्फ। अब मॉडल होने के नाते खुद के अंदर ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये करना होगा, और खुद के अंदर गलतियां दिखने लगी। आई रेफ्यूज टू रिकॉग्नाइज माई ओन ब्यूटी। मेरी अपनी ही सुंदरता मुझे मैं देखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। आई वॉज इन द फैशन इंडस्ट्री फॉर मेनी ईयर्स। कई सालों तक मैंने फैशन इंडस्ट्री में काम किया। आई मेट एंड मैरिड अ वंडरफुल एजुकेटेड इंग्लिश जेंटलमैन। एक इंग्लैंड का व्यक्ति था जो बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था और बहुत सुशिक्षित था, यानी एजुकेटेड था। उस उससे मैं मिली और मैंने उनसे शादी कर ली। वी ट्रेवल्ड द वर्ल्ड, met royalty and even had dinner at the White House. दुनिया घूमी मैं उनके साथ, और मैं किंग्स और क्वींस, मतलब उनके डिनर्स या उनको मिलने का भी मुझे मौका मिला।
और व्हाइट हाउस, प्रेसिडेंट के व्हाइट हाउस में भी डिनर का आमंत्रण हमें आया था. Though I was a model and had a wonderful husband, my self-esteem still remained low until years later when I began the inner work. इतना अच्छा पति मुझे मिला था और इतनी बड़ी मैं मॉडल थी और समाज में इतना हमारा नाम था, लेकिन मेरा सेल्फ एस्टीम, अपने बारे में खुद की ही कीमत अब भी बहुत ही गिरी हुई थी. और बरसों और काफी बरसों तक वो सेल्फ एस्टीम मेरी लो रही. काफी बरसों के बाद मैंने खुद पर काम करना शुरू किया. One day, after 14 years of marriage, my husband announced his desire to marry another just when I was beginning to believe that good things can last. 14 साल मेरी शादी को हो गए और मैं सोच ही रही थी कि नहीं नहीं, अच्छी चीजें जीवन में होती है और अच्छी चीजें जीवन में रहती है, कायम ऐसा ही अच्छा रहेगा, ये मैं बस मानने ही लगी थी. जब एक दिन मेरे पति ने आके मुझे कहा, मैं किसी और को चाहता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ. यस, आई वॉज क्रश्ड. मैं अंदर से बिल्कुल गिर पड़ी, मैं अंदर से खत्म हो गई. बट टाइम पासेस, लेकिन देखो, समय बीतता है. एंड आई लिव्ड ऑन, और मैं मरी नहीं, मैं जीवित रही. आई कुड फील माई लाइफ चेंजिंग, और मुझे ध्यान में आ रहा था कि मेरा जीवन अब बदलने को है, मेरा जीवन अब बदलने जा रहा है. And a numerologist one spring confirmed it by telling me that in the fall, a small event will soon occur that would change my life. और एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास मैं गई थी. न्यूमरोलॉजिस्ट आपको पता है ना, जो आंकड़े, नंबर्स के ऊपर से आपका भविष्यवाणी करते हैं. उन्होंने मुझसे कहा कि अब अगली सर्दी में या सर्दी के दिनों में एक छोटी आपके साथ ऐसी घटना होने वाली है जिसके वजह से आपका पूरा जीवन बदल जाएगा. इट वॉज सो स्मॉल दैट आई डिडंट नोटिस इट अंटिल सेवरल मंथ्स लेटर. वो जो घटना हुई, वो इतनी छोटी घटना थी कि कई महीनों तक मुझे ध्यान में भी नहीं आया कि अरे हाँ, ये घटना हुई है. Quite by chance, I had gone to a meeting at the Church of Religious Science in New York City. बिल्कुल योगा योग से, बिल्कुल बाय चांस, मैं चर्च ऑफ रिलीजियस साइंस यानी धार्मिक विज्ञान के का जो चर्च है न्यूयॉर्क सिटी में, उसकी एक मीटिंग के लिए मैं गई हुई थी. While their message was new to me, something within me said, pay attention, and so I did. वो जो भी बातें कर रहे थे वो मेरे लिए नहीं थी, वो संकल्पना ही नहीं थी. पर पता नहीं, अंदर से मुझे एक आवाज आई, ध्यान से सुनो, ध्यान दो. ये मुझे अंदर से आवाज आई और मैंने पूरा ध्यान वहां पर दिया. I not only went to the Sunday services, but I began to take their weekly classes. हर संडे को वहां पे मास कहते हैं ना, क्रिश्चियन लोग की जो प्रार्थना हो सभा होती है उसे मास कहा जाता है. तो हर संडे को मैं उस संडे सर्विसेज यानी मास के लिए जाया करती थी. उतना ही नहीं, हफ्ते में वो कुछ क्लासेस लेते थे, वो क्लासेस भी मैं अटेंड करने लगी. द ब्यूटी एंड फैशन वर्ल्ड वॉज लूजिंग इट्स इंटरेस्ट टू मी. अब मुझे वो ब्यूटी और फैशन इंडस्ट्री में मेरा मन नहीं लग रहा था. हाउ मेनी years could I remain concerned with my waist measurement or the shape of my eyebrows? कितने साल तक मेरी कमर की साइज और मेरे आईब्रोज, भुवया आपण म्हणतो, ये इसको कब तक मैं ध्यान दूं. फ्रॉम अ हाई स्कूल ड्रॉप आउट हु नेवर स्टडीड एनीथिंग. देखो, अभी तो मैं हाई स्कूल में भी नहीं आई थी जब भाग गई थी, तो मैंने कभी कुछ अभ्यास नहीं किया था. आई नाउ बिकेम अ वोराशियस स्टूडेंट. स्कूल का ना मेरे पास एजुकेशन था बिल्कुल कुछ, पर पता नहीं, अभ्यास का इतना मन होते गया, मैं अभ्यास करती ही चली गई. डेवोरिंग एवरीथिंग आई कुड ले माई हैंड्स ऑन दैट पर्टेन टू मेटाफिजिक्स एंड हीलिंग. हीलिंग को लेकर और मेटाफिजिक्स,
को लेकर जो भी फिजिक्स, फिजिक्स यानी फिजिकल, हाँ, अपराग ज्ञान, और मेटाफिजिकल यानी पराग ज्ञान। तो जो भी मतलब भौतिकता और भौतिकता के उस तरफ का ज्ञान, अभौतिक ज्ञान भी कह सकते हैं आप। तो इनमें जो इतना मुझे इंटरेस्ट आया कि मैं इसका अभ्यास, जो किताबें मिलेंगी वो किताबें लेकर उसका अभ्यास करती चली गई। द चर्च ऑफ रिलीजियस साइंस बिकेम अ न्यू होम फॉर मी। और ये जो धार्मिक विज्ञान का ये जो चर्च था, ये जैसे कि मेरा एक नया घर बन गया। Even though most of my life was going as usual, this new course of study began to take up more and more of my time. और देखो, अब जीवन तो जो असाइनमेंट लेने थे, मॉडलिंग करता रही थी, ये सब तो चलते रह रहा था, लेकिन अब मेरा ज्यादातर वर्क, ज्यादातर समय, मोर एंड मोर टाइम मैं इस चर्च में बिताने लगी, इस अभ्यास में बिताने लगी। The next thing I knew, it was 3 years later, and I was eligible to apply to become one of the church's licensed practitioner. देखते ही देखते 3 साल बीत गए, और अचानक से मैं उस पात्रता पे पहुंच गई जहां पे मैं एक लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर, यानी हम समझ लो ना, एक थेरेपिस्ट का का मैं उसका लाइसेंस मुझे मिलने के मैं काबिल वहां पे बन गई। मैंने परीक्षा दी, आई पास द टेस्ट, एंड दैट्स वेयर आई बिगैन एज अ चर्च काउंसलर मेनी इयर्स अगो। और मैंने वो परीक्षा दी, मैं पास हुई, और चर्च काउंसलर मैं बन गई, और तब से काउंसलिंग का काम मेरा शुरू हो गया। इट वॉज अ स्मॉल बिगिनिंग, छोटी सी शुरुआत थी। ड्यूरिंग दिस टाइम आई बिकेम अ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेटर, टीएम। आप जानते हो ना, यहाँ पे भी जो अ, महेश योगी, जिन्होंने शुरू किया था ऋषिकेश में, अमेरिका में उनके बहुत फॉलोअर्स हैं महेश योगी के। तो ये ट्रांसेंडेंटल मेडिटेटर मैं बन गई, मैं रेगुलर मेडिटेशन करने लगी। माई चर्च वॉज नॉट गिविंग द मिनिस्टीरियल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर अनदर ईयर, सो आई डिसाइडेड टू डू समथिंग स्पेशल फॉर माई सेल्फ। और मेरे उस चर्च में ना और 1 साल का ब्रेक था, अलग आगे का अभ्यास के लिए अभी साल भर का समय था, इसलिए मैंने कुछ अलग करने की सोची। आई वेंट टू कॉलेज फॉर 6 मंथ। मैं 6 महीने के लिए मैंने कॉलेज में एडमिशन ले ली। MIU, महर्षिज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, फेयरफील्ड, आयोवा। ये जो महर्षि महेश योगी जो थे, उनकी ही ये यूनिवर्सिटी है। MIU कहते हैं, महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, आयोवा, फेयरफील्ड में। वहां पे उन्होंने 6 महीने के लिए कॉलेज का एडमिशन ले लिया। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस फॉर मी एट दैट टाइम। उस समय मेरे लिए ये बिल्कुल सही जगह थी। इन द फ्रेशमैन ईयर, एवरी मंडे मॉर्निंग वी बिगैन अ न्यू सब्जेक्ट, थिंग्स आई हैड ओनली हर्ड अबाउट। हर हफ्ते, मतलब पहला पहला जो साल था, 6 मंथ्स यहाँ पे, आई वेंट टू कॉलेज फॉर 6 मंथ्स एनीवे। पहले साल में हर हफ्ते के शुरुआत में, यानी हर सोमवार को, एक नया विषय वहां पे इंट्रोड्यूस किया जाता था। थिंग्स आई हैड ओनली हर्ड अबाउट, ऐसे विषय जिनके बारे में मैंने तो सिर्फ सुना था, जैसे कि सच एज बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एंड इवन द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। ये बायोलॉजी क्या होता है, ये केमिस्ट्री क्या होता है, ये थियोरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, मैं नहीं जानती थी, ये मेरे लिए सब कुछ नया था। एवरी सैटरडे मॉर्निंग देर वॉज अ टेस्ट। सोमवार को एक नया विषय लिया जाता था, शनिवार को उसका टेस्ट होता था, उसकी परीक्षा होती थी। संडे वॉज फ्री, संडे को हमको आराम था। एंड मंडे मॉर्निंग वी बिगैन अ न्यू, और सोमवार को फिर से एक नया विषय शुरू हो जाता था। देर वर नन ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस सो टिपिकल ऑफ माई लाइफ इन न्यूयॉर्क सिटी। अब ये आयोवा थोड़ा छोटा स्टेट है कंपेयर टू, और न्यूयॉर्क सिटी ये बहुत बड़ा शहर है, बॉम्बे या दिल्ली या बैंगलोर जैसा। तो बॉम्बे को बहुत कंपेयर किया जाता है न्यूयॉर्क के साथ। तो न्यूयॉर्क सिटी में जो इतनी सारी चीजें थी, डिस्ट्रैक्शंस,
क्लब्स होते हैं, पब्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, थिएटर्स होते हैं, पार्टीज होती है, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं था। आफ्टर डिनर वी ऑल वेंट टू आवर रूम्स टू स्टडी। रात का खाना होने के बाद सब अपने अपने कमरे में अभ्यास करने के लिए चले जाते थे। आई वॉज द ओल्डेस्ट किड ऑन कैंपस। उस कैंपस पे, उस कॉलेज में मैं सबसे क्या बोलते हैं, वृद्ध व्यक्ति वहां पे थी। एंड लव्ड एवरी मोमेंट ऑफ इट। और हर पल मुझे बहुत मजा आ रहा था। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग और ड्रग्स वर अलाउड। वहां पे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स ये कुछ भी लेना अलाउड नहीं था। एंड वी मेडिटेटेड 4 टाइम्स और डे। हाँ, जैसे हमारे यहाँ विपश्यना में होता है, तो दिन में 4 बार मेडिटेशन किया जाता था। द डे आई लेफ्ट आई थॉट आई वुड कोलैप्स फ्रॉम द सिगरेट स्मोक इन द एयरपोर्ट। उस दिन जब वहां से जब मैं निकली और एयरपोर्ट पे गई फ्लाइट पकड़ने को, वो एयरपोर्ट में इतना सिगरेट का धुआं था कि मुझे लग रहा था कि मैं चक्कर आकर गिर जाऊंगी। बिकॉज उनकी वो आदत बिल्कुल छूट गई थी। और उस समय वो समय था जब पब्लिक प्लेसेस में, थैंकफुली अब भी पूरे दुनिया भर में पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग अलाउड नहीं है, कम से कम इंडिया में नहीं है। मैं बाकी इतना नहीं जानती। बैक टू न्यूयॉर्क आई वेंट टू रेज्यूम माई लाइफ। और न्यूयॉर्क पहुंचते ही मेरी पुरानी जिंदगी फिर से मैं शुरू करने के लिए निकली। सून आई बिगैन टेकिंग द मिनिस्टीरियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। और उस चर्च में फादर जो कहते हैं ना, चर्च का मिनिस्टर, उनके यहाँ मिनिस्टर कहा जाता है। हम जिनको पंडित कहते हैं वो लोग मिनिस्टर कहते हैं। तो वो मिनिस्टर होने की या पंडित बनने की या गुरुजी बनने की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम उनका शुरू हो गया। आई बिकेम वेरी एक्टिव इन द चर्च एंड इट्स सोशल एक्टिविटीज। और मैं उस चर्च और उसकी जो भी सामाजिक कार्य जो वो चर्च करता था, वो सारे कार्य में मैं बहुत सहभाग लेने लगी। आई बिगैन स्पीकिंग एट देयर नून मीटिंग्स एंड सीइंग क्लाइंट्स। दोपहर की मीटिंग्स में मैं बात करने लगी और मैं क्लाइंट्स लेने लगी और मैं काउंसलिंग करने लगी। दिस क्विकली ब्लॉसम्ड इनटू अ फुल टाइम करियर। और बहुत ही जल्दी ये मेरा फुल टाइम करियर बन गया। यानी मॉडलिंग वगैरह सब उन्होंने छोड़ दिया। Out of the work I was doing, I was inspired to put together the little book Heal Your Body। और वहां पे जो भी मैं काम कर रही थी, वहीं से मुझे प्रेरणा बनी मेरी पहली किताब हील योर बॉडी, यानी अपने बॉडी को तुम खुद हील करो। इस किताब की पहली प्रेरणा मुझे वहां पे मिली और वो लिखना मैंने शुरू कर दिया। which began as a simple list of metaphysical causations for physical illnesses in the body। अब जब वो किताब लिखना मैंने शुरू किया, तो मेरा आइडिया ये था कि शरीर में जो शारीरिक बीमारियां आती है, इसके दूसरे कारण हो सकते हैं। यानी नॉन फिजिकल, यानी मेंटल कारण, इमोशनल कारण, दूसरे कारण हो सकते हैं। बस इसकी एक लिस्ट में लिखना मैंने शुरू किया। आई बिगैन टू लेक्चर एंड ट्रैवल एंड होल्ड स्मॉल क्लासेस। और फिर मैं लेक्चर्स देने लगी और अलग अलग शहरों में जाने लगी और छोटे छोटे क्लास मैं वहां पे लेने लगी। देन वन डे आई वॉज डायग्नोस्ड एज हैविंग कैंसर। और एक दिन मेरा डायग्नोसिस हो गया कि मुझे कैंसर हो गया है। With my background of being raped at 5 and having been a battered child, it was no wonder I manifested cancer in the vaginal area। 5 साल की उम्र में मेरा रेप हुआ था। शारीरिक अ, और क्या कहते हैं, लैंगिक, सेक्सुअल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, इतना मुझे मारा पीटा गया था। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि योनि मार्ग पे ही मुझे कैंसर हो गया। लाइक एनीवन एल्स हु हैज जस्ट बीन टोल्ड दे हैव कैंसर, आई वेंट इनटू टोटल पैनिक। और जब किसी को पता चलता है कि उनको कैंसर है, तो एकदम पैनिक हो जाते हैं। वैसे भी वो भी बहुत पैनिक हो गई। Yet, because of all my work with clients, I knew that mental healing worked
and here I was being given a chance to prove it to myself. लेकिन जो काम मैं करती थी, हम्म, जो मेरा काउंसलिंग का काम था, लोगों को समझाने का काम था, जो अभ्यास मेरा था, इसके वजह से मुझे पता था कि हम हमारे मन की ताकत से शरीर की बीमारियों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। और अब ब्रह्मांड ने, भगवान ने मुझे संधि दी थी कि मेरी इस मान्यता को मैं सच कर दिखाऊं। ओके, आफ्टर ऑल आई हैड रिटर्न द बुक ऑन मेंटल पैटर्न्स। मैंने खुद किताब लिखी है कि मानसिक पैटर्न्स, मानसिक विचार सरणी के, कौन सी मानसिक विचार सरणी से कौन से रोग होते हैं, ये किताब मैंने खुद लिखी थी। और मैं जानती थी, आई न्यू कैंसर वॉज अ डिस ऑफ डीप रिसेंटमेंट that has been held for a long time until it literally eats away at your body। और मैं जानती थी कि खेद होता है ना, बहुत गहरा खेद होता है जीवन को लेकर, जीवन के अनुभव को लेकर, बहुत एक अपराधी भाव होता है, एक खेद होता है, उसके वजह से कैंसर होता है। और ये इतना गहरा होता है कि अंदर से शरीर को खाने लगता है। यस स्वाति। आरती परत रिपीट कर ना, कारण हे पॉज नो झालं प्रॉब्लेम, होतं. नो प्रॉब्लेम, करते करते। ओके, like anyone else who had just been told they have cancer, I went into total panic. Yet, because of all my work with clients, I knew that mental healing worked. And here I was being given a chance to prove it to myself. After all, I had written the book on mental patterns, and I knew that cancer was a disease of deep resentment that had been held for a long time, and um, until it literally eats away at the body. Huh? All right. I had been refusing to be willing to dissolve all the anger and resentment at them over my childhood। मेरे बचपन में जिन लोगों ने मेरे पे अत्याचार किए थे, मैं उनको माफ नहीं कर पा रही थी। उन अनुभवों के बारे में मेरे अंदर गहरा गिल्ट, गहरा रिसेंटमेंट, गहरा क्रोध भरा हुआ था उनके विरुद्ध, जो भी वो है। देर वॉज नो टाइम टू वेस्ट, आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। अब मेरे पास समय वेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं था। मेरे सामने बहुत काम पड़ा था और समय मेरे पास कम था ये काम खत्म करने के लिए, ये काम पूरा करने के लिए। द वर्ड incurable, which is so frightening to so many people, means to me that this particular condition cannot be cured by any outer means, and that we must go within to find the cure। देखो, डॉक्टर्स लोग है ना, बहुत बार बहुत सारे रोगों को लेकर ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है ना, ये इनक्यूरेबल है, ये कभी ठीक नहीं हो सकता। डायबिटीज, आर्थराइटिस, हाइपोथायरॉयडिज्म, कैंसर, कितने कितने तो भी इश्यूज है जिसको डॉक्टर कहते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये कभी ठीक नहीं हो सकता। और जैसे कि हमें कुछ थोड़ा सा सुकून देने के लिए ऊपर से कहते हैं इसको मैनेज करना पड़ेगा। वो कह रही है जब कोई डॉक्टर बोलता है ये इनक्यूरेबल है, ये कभी भी क्योर नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता, तो मैं क्या सुनती हूँ जानते हो? वो कह रही है मुझे ये सुनाई देता है बाहर से इसके लिए कोई दवाई नहीं है। अगर इसको तुम ठीक करना चाहते हो, अगर इसमें से तुम पूरी तरह से निरोगी निकलना चाहते हो, तो अंदर से कुछ करना होगा। Isn't that wonderful? When somebody says that this is not curable, हाँ, कि ये कुछ 12 साल पहले
इस्टेमिक हार्ट डिजीज डायग्नोस हो गया था मेरे लिए। और मैंने तकलीफें कुछ हो रही थी, इसलिए टेस्ट करवाए और पता चला कि मुझे इस्टेमिक हार्ट डिजीज है। ऑफ कोर्स पहला वाक्य जो आया, इस्टेमिक हार्ट डिजीज कभी ठीक नहीं हो सकता। और दूसरा वाक्य आया, जिंदगी भर इसके लिए गोलियां खानी पड़ेगी। और मैंने कहा, ना मैं गोलियां खाऊंगी और ना मैं कोई बाहर से दवाई लूंगी। ऑफ कोर्स फिर मैं बहुत अच्छी आयुर्वेदिक डॉक्टर मुझे जो मिली, जिसने मुझे पंचकर्मा और थोड़ी बहुत बिल्कुल थोड़ी बहुत दवाइयाँ, 1 साल भर तक मैंने उनकी दवाइयाँ ली। आज उस बात को 12-13 साल, ज्यादा हो गए, 13-14 साल हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर से ठीक किया, मन से हमारे पैटर्न्स को ठीक करते हैं तो होता है। हाँ हंसा जी, बताइए। ये मैं अपनी खुद की बात बता रही थी। હું પણ એક મારો અનુભવ કહું जी जी કે बताइए। ક્યારેક આપણે ડોક્ટર પાસે જઈએ તો ઈ કહેશે કે તમને આવી રીતના છે ને આમ છે ને એમ, તો ઘણી વખત ડરાવી રાખે. ત્યારે હું મારા મનને કહું કે મારું શરીર 50 વર્ષથી મારી સાથે છે, અને મારા શરીરની શું, મારા કરતા ડોક્ટર ખાલી એટલું પકડે ને એને ખબર પડી જાય. એટલે बिल्कुल। એવું હું પ્રશ્ન करूं તો હું મારા શરીરને કહું કે તને મટાડવાનું છે ને તને જ બરોબર થવાનું છે. કોઈ बराबर। આવીને ખાલી એક 15-20 મિનિટમાં ચેક કરીને કહી દે કે તમને આમ છે ને આમ છે, हाँ हाँ તો હું શું કામ મારા શરીરને ના કરી શકું? बरोबर. हाँ, वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है हंसा जी। अपने शरीर को हम ही ठीक कर सकते हैं, हम्म, क्योंकि जैसे आपने कहा, ये शरीर हमारे साथ जन्म से है, इसको हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम्म, हाँ, हमसे बेहतर इसे कोई डॉक्टर जान नहीं सकता। और ये हमारा शरीर सिर्फ अब, तो यहाँ पे बहुत अच्छी वो बात कहती है कि जब ये कहते हैं कि नहीं नहीं कैंसर ठीक नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि बाहर से कोई दवाई पानी नहीं है जिससे ये ठीक हो जाएगा। अंदर से तुम इसे जरूर ठीक कर सकते हो। इफ आई हैड एन ऑपरेशन टू गेट रिड ऑफ द कैंसर and did not clear the mental patterns that created it, then the doctors would just keep cutting Louis until there was no more Louis to cut. I didn't like that idea. देखो कहीं भी गांठ आती है, डॉक्टर पहले कहते हैं चलो इसे काट निकालते हैं। और अगर मैंने जिस विचार सरणी के वजह से, जिस मान्यता के वजह से वो गांठ आई है, हुई है, बनी है, उसको नहीं बदला, तो एक बार काटने के बाद वो दोबारा आते ही रहेगी। डॉक्टर उसे काटते ही रहेंगे जब तक कि लुईस है के शरीर में काटने के लिए कुछ बचेगा नहीं, तब तक वो काटते ही रहेंगे। और ये आइडिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। If I had the operation to remove the cancerous growth and also cleared the mental pattern that was causing the cancer, then it would not return. अगर मैं जो गांठ ऑलरेडी आ चुकी है, उसका अगर मैं ऑपरेशन करवा लेती हूँ, और साथ ही साथ जिस विचारों से, जिस भावनाओं से, जिस मान्यताओं से ये गांठ बनी है, उसको अगर मैं करेक्शन करती हूँ, उसको ठीक करती हूँ, तो ये कैंसर वापस नहीं आएगा। ये मैं समझ चुकी थी। इफ कैंसर और एनी अदर इलनेस रिटर्न्स, आई डू नॉट बिलीव इट इज बिकॉज दे डिड नॉट गेट इट ऑल आउट, बट रादर दैट द पेशेंट हैज मेड नो मेंटल चेंज। कई बार डॉक्टर कहते हैं ना, देखो हम जितना हो सके उतना निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कुछ छूट जाती है, थोड़ा बहुत कुछ, कहीं 2-3 पेशी भी छूट जाते हैं, तो वो फिर से बढ़ना शुरू कर देंगे। तो अम, ये सच बात नहीं है। अगर वो वापस आता है तो इस वजह से आता है क्योंकि मानसिक बदलाव कुछ भी नहीं किया। he or she just recreates the same illness perhaps in a different part of the body। जब शरीर के अलग अलग हिस्से में गांठें आने लगती है, इसको कहते हैं मेटास्टेसिस। हाँ, तो कैंसर स्प्रेड हो रहा है, ऐसा हम कहते हैं। तो ये बीमारी जो हमने बनाई है, ये बार बार आती रहेगी, क्योंकि इसकी जहां से ये निकली है उसको तो हमने ठीक ही नहीं किया। I also believe that if I could clear the mental pattern that created this cancer, then I would not even need the operation।
और फिर मैं सोचने लगी कि जिस विचारों के वजह से, जिस भावनाओं के वजह से, जिस मान्यताओं के वजह से ये कैंसर मेरे शरीर में मैंने बनाया है, अगर मैं वो विचारों, उन भावना को, उन मान्यता को बदल देती हूँ तो शायद मुझे ऑपरेशन की जरूरत भी ना पड़े। सो आई बार्गेन्ड फॉर टाइम। फिर मैंने डॉक्टर से कहा नहीं नहीं, थोड़ा रुकते हैं। एंड द डॉक्टर्स ग्रजिंगली गिव मी 3 मंथ्स। मैंने उनसे भीख मांगी कि भाई मुझे थोड़ा कुछ समय दे दो। और डॉक्टर ने अपने खुद के मन के खिलाफ उन वो जाकर उन्होंने मुझे 3 महीने दिए। वेन आई सेड आई डिड नॉट हैव द मनी, वो भी 3 महीने मुझे क्यों दिए? क्योंकि मैंने उनसे कहा कि ये ऑपरेशन करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, ये मैंने कहा, और इसलिए उन्होंने मुझे 3 महीने दे दिए कि 3 महीने में आप आओ और फिर हम ये ऑपरेशन करेंगे। I immediately took responsibility of my own healing. I read and investigated everything I could find on alternative ways to assist my healing process. मैं हर वो चीज पढ़ने लगी, हर एक वो माहिती लेने लगी कि जिससे मैं अपने आप को ठीक कर पाऊं। ओके, मेरा खुद को मैं निरोगी बना सकूं। I went to several health food stores and bought every book they had on the subject of cancer. अब कैंसर में है ना, आज भी सबसे अधिक अगर कोई चीज काम करता है, सबसे अधिक करेक्शन के लिए जो काम करता है वो है डाइट। और ल्यूक कुटिनो करके है, बहुत बड़े न्यूट्रिशनिस्ट है। और उनके पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स लोगों को मिले हैं। बम्बई में बेस्ड है, बहुत महंगे हैं, लेकिन एटलीस्ट लोगों को रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो ल्यूक कुटिनो के हजारों यूट्यूब वीडियोस है। जो रोग आपको मन में है वो रोग के ऊपर ल्यूक कुटिनो थायराइड, ल्यूक कुटिनो कैंसर, कुछ भी आप टाइप करोगे तो उनका वीडियोस उनके खुलते हैं। बहुत सोशल वर्क भी वो करते हैं। तो हर किताब डाइट पे की मैंने खरीदनी शुरू कर दी। आई वेंट टू द लाइब्रेरी एंड डिड मोर रीडिंग। लाइब्रेरी गई, वहां पे और मैंने पढ़ना शुरू किया। आई चेकड आउट फुट रिफ्लेक्सोलॉजी एंड कोलोन थेरेपी एंड थॉट दे बोथ वुड बी बेनिफिशियल फॉर मी। देखो, पैरों को एक्यूप्रेशर देते हैं ना, रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं। तो पैरों में जो प्रेशर पॉइंट है उसके ऊपर ट्रीटमेंट की जाती है। और मुझे ऐसे लगा कि वो मुझे फायदा देगा। और कोलोन थेरेपी, कोलोन यानी हमारे आंतड़े। तो जैसे हम योगा में शंख प्रक्षालन करते हैं, वैसे ही पूरे आंतड़े को धोकर मेडिकली भी निकाला जा सकता है। तो ये मुझे लगा कि इससे मुझे बहुत फायदा होगा। आई सीम टू बी लेड टू एग्जैक्टली द राइट पीपल। और जो भी मुझे लगता था कि मेरे शायद इससे मुझे कोई बात बने, कुछ फायदा हो, उसके एक्सपर्ट्स अपने आप मुझे मिल जाते थे। वो लोग जो ये करवाते हैं ये मुझे मिलने लगे। आफ्टर रीडिंग अबाउट फुट रिफ्लेक्सोलॉजी आई वांटेड टू फाइंड अ प्रैक्टिशनर। देखो, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी मुझे करना था और मैं जानना चाहती थी कि कौन करके देगा। मैं ढूंढ ही रही थी कि ये मुझे कौन कर देगा। I attended a lecture, and while I usually sat in the front row, this night I was compelled to sit in the back. मैं एक लेक्चर के लिए गई और ज्यादातर मैं पहले रो में, यानी पहली कुर्सी पे मैं बैठती हूँ। लेकिन पता नहीं उस दिन अंदर से ऐसे लगा कि नहीं नहीं, आज अपन लास्ट कुर्सी पे बैठते हैं। विद इन अ मिनट अ मैन केम एंड सैट बिसाइड मी। और 1 मिनट के बाद मेरे बाजू की कुर्सी में आके एक बंदा बैठ गया, एक आदमी आकर बैठा। एंड गेस व्हाट, ही वॉज अ फुट रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट हु विजिटेड द होम। वो एक फुट रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट था जो घर घर जाकर थेरेपी देता था। ही केम टू मी 3 times a week फॉर 2 months एंड वॉज अ ग्रेट हेल्प। हफ्ते में 3 बार वो मेरे घर आने लगे। 2 महीने तक वो लगातार आए और उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा। I knew I also had to love myself a great deal more than I was. और मैं ये भी जानती थी, मुझे मैं खुद से प्यार करने लगी थी, बट बहुत अधिक प्यार करने की मुझे जरूरत थी। खुद से प्रेम करने की मुझे बहुत अधिक जरूरत थी। देर वॉज लिटिल लव एक्सप्रेस्ड इन माई चाइल्डहुड। बचपन में तो
प्यार के नाम पे कुछ नहीं मिला था, एंड नो वन हैड मेड इट ओके फॉर मी टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ। और मेरे जीवन में कोई ऐसा मुझे नहीं मिला था जो मुझे सेल्फ एस्टीम मेरी बढ़ाने के लिए, या मैं कुछ हूं मेरे खुद का प्यार बढ़ाने के लिए, जो मेरी मदद करे। I had adopted their attitudes of continually picking on and criticizing me, which had become second nature. देखो, जितनी मेरी लोग गलतियां निकालते थे बचपन में, हर माता पिता, आजू बाजू वाले, सब लोग, मैं कितनी बुरी हूं, मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, मैं गलतियां कर रही हूँ, ये बताते थे। तो मैं खुद की गलतियां निकालने की मुझे आदत हो गई थी। जैसे कि ये मेरा स्वभाव बन गया था कि खुद की गलतियां निकालती ही रहूं, निकालती ही रहूं। I had come to the realization through my work with the church that it was okay and even essential for me to love and approve of myself. लेकिन चर्च का काम करते करते मैं इतना तो समझ ही गई थी कि मैंने खुद को, अपने आप को मान्यता देनी होगी। मैंने खुद को, अपने आप को प्यार करना होगा, अप्रूवल देना होगा, लव देना होगा। येट आई केप्ट पुटिंग इट ऑफ। पर वो एक काम मैं नहीं कर रही थी। रादर लाइक द डाइट यू विल ऑलवेज स्टार्ट टुमारो। पता है ना, हमको जब डाइटिंग करने का हम सोचते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कल से। हम्म? तो जैसे कि कल से करेंगे, तो ये मैं करने लगी थी। तो मैं कल पे डालने लगी थी, बट आई कुड नो लॉन्गर पुट इट ऑफ। लेकिन अब मैं ये कल पे डालकर नहीं चलने वाला था। एट फर्स्ट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू थिंग्स लाइक stand in front of the mirror and say things like, Louis, I love you, I really love you। पहले तो मुझे बहुत मुश्किल था मेरे लिए आईने के सामने खड़ा रहना और खुद से कहना कि लुइस, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। However, as I persisted, पर मैं ये करती ही चली गई, I found that several situations came up in my life where in the past I would have berated myself, but now because of the mirror exercise and other work, I was not doing so. I was making some progress। देखो, कई ऐसी चीजें जीवन में होने लगी कि अगर मैं पहले की होती तो खुद को कोसती, खुद को बुरा बोलती, खुद को डांटती। लेकिन मिरर वर्क करने के वजह से मैंने खुद को डांटना बंद कर दिया था, और अब मेरी प्रगति होने लगी। I knew I had to clear the patterns of resentment I had been holding since childhood। बचपन से जो मैंने अंदर से खेद पकड़ के रखा था ना, जो अंदर से मैंने, जो लोगों ने मेरे साथ जो किया था, उनके लिए द्वेष जो पकड़ के रखा था, इस द्वेष को निकालना होगा। इट वॉज इम्पेरेटिव फॉर मी टू लेट गो ऑफ द ब्लेम। आज तक मैं उनका ब्लेम करते आई, वो बूढ़े ने मेरे साथ ऐसे किया, वो बाप था मेरा, उसने मेरे साथ ऐसे किया, माँ ने मुझे कभी प्रोटेक्ट नहीं किया, माँ ने कोई सुरक्षित मुझे रखा नहीं, माँ ने मेरा ख्याल किया नहीं। हमेशा समाज को गलतियां निकालो, दूसरों को ब्लेम मैं देते आई थी। अब वो समय आ गया था कि ब्लेम करने से ये कैंसर तैयार हो गया था। अब नो ब्लेम, अब मुझे इसे पूरी तरह से निकालना होगा। यस, आई हैड हैड अ वेरी डिफिकल्ट चाइल्डहुड विथ अ लॉट ऑफ अब्यूज। हाँ, मेरा बचपन, जवानी भी, मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था। मेरे साथ मुझ पर अत्याचार किए गए थे, मानसिक, शारीरिक, लैंगिक, मेंटल, फिजिकल एंड सेक्सुअल। बट that was many years ago, and it was no excuse for the way I was treating myself now। पर वो तो बरसों पहले की बात है, और वो मैं कारण नहीं बोल सकती कि इस कारण की वजह से आज मैं खुद के साथ बुरा व्यवहार क्यों कर रही हूँ। वो कोई कारण नहीं हुआ आज खुद के साथ बुरा बनने का, या खुद के साथ बुरा व्यवहार करने का। आई वॉज लिटरली ईटिंग माई बॉडी विथ कैंसरस ग्रोथ बिकॉज आई हैड नॉट फॉरगिवन। मैंने उनको क्षमा नहीं किया था, मैं उनको क्षमा नहीं कर पा रही थी, और इस वजह से मेरा शरीर मुझे
अंदर से खाने लगा था। It was time for me to go beyond the incidents themselves and to begin to understand what type of experiences could have created people who would treat a child that way. देखो, जिन्होंने मुझ पर अत्याचार किए, उनके जीवन के कैसे अनुभव रहे होंगे, उनका बचपन तो कैसा रहा होगा, जिस वजह से वो बड़े होकर अत्याचारी बने। यूं ही तो कोई अत्याचारी नहीं बन जाता ना। नो बडी बिकम्स एन अब्यूजर आउट ऑफ चॉइस। उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसके वजह से वो दूसरों पे अत्याचार कर रहे थे। ये देखने का समय आ गया था, ये समझने का समय आ गया था। With the help of a good therapist, I expressed all the old bottled up anger by beating pillows and howling with rage. एक थेरेपिस्ट बहुत अच्छी मुझे मिल गया या मिल गई। मैं अपने अंदर का सारा क्रोध, सारा द्वेष चीख कर, चिल्लाकर, तकिए को फाड़ कर, उस तकिए को मार कर, तोड़कर मैंने अंदर का सारा द्वेष निकालना शुरू कर दिया। दिस मेड मी फील क्लीनर। और वो चीख के चिल्लाने के बाद मुझे बहुत स्वच्छ महसूस होने लगा। Then I began to piece together the scraps of stories my parents had told me of their own childhoods। और फिर मुझे वो बातें याद आने लगी जो मेरे माता पिता ने अपने बचपन के बारे में मुझे कुछ बातें उन्होंने जो बताई थी, वो मैं याद करने लगी। I started to see a larger picture of their lives। अब मुझे उनके जीवन चरित्र दिखने लगा, मतलब उनका जीवन कैसे रहा होगा, ये मुझे दिखने लगा। With my growing understanding and from an adult viewpoint, I began to have compassion for their pain and the blame slowly began to dissolve। और जैसे मेरी समझदारी बढ़ती गई और जैसे मैं एक प्रौढ़ व्यक्ति का, एडल्ट का दृष्टिकोण लेने लगी। बड़ा व्यक्ति अलग समझता है, छोटा बच्चा अलग समझता है। तो ये जो बड़ा व्यक्ति का दृष्टिकोण मैं लेने लगी, उनके दर्द के लिए मेरे मन में करुणा जागने लगी। और धीरे धीरे उनको जो मैं ब्लेम कर रही थी, ये पिघलने लगा। उनके लिए जो भी मेरे मन में द्वेष था, ये धीरे धीरे पिघलने लगा। In addition, I hunted for a good nutritionist to help me cleanse and detoxify my body from all the junky foods I had eaten over the years। बरसों तक कुछ भी खाते रहे हैं, कुछ भी खाती रही थी मैं। सारा जंक फूड जो मैंने शरीर पे जबरदस्ती डाला था, मैंने एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट यानी आहार तज्ञ को पकड़ा। और वो आहार तज्ञ ने जैसे मुझे समझाया, उस तरह से मैं अपने शरीर की आहार के माध्यम से शुद्धि करने लगी। I learned that junky foods accumulate and create a toxic body। जब हम जंक खाते हैं ना, अब जंक क्या होता है, प्रोसेस्ड फूड को जंक फूड कहा जाता है। ओके, जो फूड को प्रोसेसिंग किया हुआ है, इसमें कैन में आने वाली या पुरानी फ्रिज में से निकलने वाली। अगर आप मैकडी जाते हो तो क्या लगता है आपको, या कोई भी बर्गर हाउस में जाते हो या होटल के कोई भी ऐसे बड़े होटल में जाते हो, देखो 1 मिनट को वड़ा तो सामने तल के मिलता है। ओके, तब के तब बनता है, तब के तब तलते हैं, तब के तब देते हैं, तो वो फ्रेश फूड में ही आएगा। लेकिन ये बर्गर्स है, पिज्जाज है, ये सब स्टेल फूड में आएगा, ये सब जंक फूड में आता है। बिस्किट्स है, डेयरी डेयरी का मतलब दूध से बनाई हुई चीजें, ये सब जंक फूड में आता है। तो ये समझ में आने लगा, वो कहने लगी कि कैसे शरीर में मैंने अपने ये बुरी चीजें डालकर अपने मन को भी मैंने दूषित किया हुआ था। Junky foods accumulate and create toxic conditions in the mind। I was given a very strict diet with lots of green vegetables and not much else। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ भाजी यानी वेजिटेबल्स खाने को अलाउड था, और कुछ भी नहीं। ओके,
आई इवन हैड colonics 3 times a week for the first month। और पहले महीने में मैंने हफ्ते में 3 बार कोलोनिक्स यानी शंख प्रक्षालन, या आंतड़े को हम धोते हैं ना, मुंह से लेकर जहां से मल निकलता है, माउथ टू एनस, पूरे सिस्टम को क्लींस किया जाता है। ये मैं हफ्ते में 3 बार अपने शरीर को अंदर से शुद्ध करने लगी। आगे क्या हुआ? आई डिड नॉट हैव एन ऑपरेशन, हाउएवर, तो मुझे मेरा ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं रही, मैंने ऑपरेशन नहीं किया। हाउएवर, एज अ रिजल्ट ऑफ all the thorough mental and physical cleansing, 6 months after my diagnosis, I was able to get the medical profession to agree with what I already knew, that I no longer had even a trace of cancer। 6 महीने के बाद मैं कैंसर का एक कण भी मुझ में बचा नहीं था। ये मैं जानती थी अंदर के अंदर, लेकिन डॉक्टर ने ये लिख कर देना था। तो नाउ आई न्यू फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, अब स्वानुभव से, खुद के अनुभव से मैं बोल सकती थी, दिस ईज कैन बी हील्ड, कोई भी रोग पूरी तरह से ठीक हो सकता है, इफ वी आर विलिंग टू चेंज द वे वी थिंक एंड बिलीव एंड एक्ट। अगर हम अपनी विचार सरणी, अपनी मान्यताएं और अपने एक्शंस, अगर इसे हम बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो कोई भी रोग बिल्कुल ठीक हो सकता है। ऑल राइट, ये 3 चीजों को बदलना है, सोचने का तरीका, हमारे मान्यताएं सबकॉन्शियस, और तीसरी चीज है हमारी एक्शन। पुरानी आदत अनुसार, आदत से मजबूर जो भी हम करते आए हैं, वो करना छोड़ना होगा। हमारा आहार बदलना होगा, हमारी एक्टिविटी बदलनी होगी। मानसिक बदलाव के साथ शारीरिक क्रियाओं को भी बदलना होगा। Sometimes what seems to be a big tragedy turns out to become the greatest good in our lives। कभी कभी हमें लगता है कि यू नो सर पे अब बस म्हणजे डोक्यावर आता आभाळ कोसळला, हम कहते हैं ना, कि बस अब इतनी बड़ी ट्रेजेडी मेरे साथ हो रही है। वो ट्रेजेडी ही होती है जो हमें इतना ऊपर उठाती है, हमारी पूरी जिंदगी की सबसे बेहतर, सबसे अच्छी चीज वो बन सकती है। I learned so much from that experience and I came to value life in a new way। उस अनुभव से मैंने इतना सीखा, और जीवन का क्या मोल है, जिंदगी का क्या मोल है, और जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, ये मैंने उस अनुभव में से सीखा। I began to look at what was really important to me, and I made a decision finally to leave the treeless city of New York and its extreme weather। न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर है जहाँ पे पेड़ दिखना मुश्किल, कोई पेड़ नहीं हुआ करते थे, अब है कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि तब से लेके अब तक बहुत सजगता आ गई है और लोग बहुत काम करने लगे हैं। सो तब तब न्यूयॉर्क में एक भी पेड़ नहीं था, उसको ट्रीलेस सिटी कहती है वो। और वहां का मौसम ना एकदम ऑपोजिट था, अति ठंडी, अति गर्मी, ऐसा मौसम, एक्सट्रीम वेदर। इस शहर को छोड़ने का बहुत बड़ा निर्णय मैंने लिया। ओके, सम ऑफ माई क्लाइंट्स इंसिस्टेड दे वुड डाई इफ आई लेफ्ट देम। और मेरे कुछ क्लाइंट थे, वो कहने लगे आप अगर चली जाओगे तो हम मर जाएंगे। एंड आई assured them that I would be back twice a year to check on their progress and telephones can reach everywhere। तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि हम फोन पे बात कर सकते हैं, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं साल में 2 बार जरूर आऊंगी देखने के लिए
कि उन्होंने कितनी प्रगति की है। सो आई क्लोज्ड माय बिजनेस एंड टुक अ लीजरली ट्रेन ट्रिप टू कैलिफोर्निया, डिसाइडिंग टू यूज लॉस एंजलिस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। और वो बोलती है मैंने अपना बिजनेस बंद किया, अपना कामकाज बंद कर दिया, और मैं ट्रेन से न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जाने के लिए निकली। लॉस एंजलिस में ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था। कैलिफोर्निया से मैं अब जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही थी। इस कहानी को मैं यहाँ पे रोकती हूँ। अम, थोड़ा आपको आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे। एक्चुअली एक ही पेज है, लेकिन फिर भी हम कल पढ़ेंगे ताकि हम थोड़ी चर्चा भी कर पाए। और और भी उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो इस किताब में नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुरानी है। और जो मैं बता सकती हूँ, लेकिन एक बात आप आपको याद होगी कि उन्होंने बताया था कि किस तरह से जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो न्यूयॉर्क सिटी छोड़कर कैलिफोर्निया शिफ्ट हो रही है, तब उनके साथ के अनुभव ऑलरेडी उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हुए हैं। याद है ना, कि उनको जाना था, उनके पास पैसे नहीं थे, और उनका भाड़े से जिस घर में रह रहे थे, उस 4 साल तक जिस घर में वो भाड़े से रह रहे थे, उस घर का मालिक को वो 2 बार मिली थी सिर्फ। और सब कहते थे कि ये इंसान अच्छा नहीं है, ये बहुत म्हणजे आपण मराठीत म्हणतो ना शिष्ट आहे तो वो पर कैसे उन्होंने उनको कहा आपको अपना फर्नीचर बेचने की, और वो अपनी चीजें बेचने लगी, किताबों से लेके सब कुछ बेचने लगी। कुछ क्लाइंट्स ने खरीद लिया, लेकिन उनका फर्नीचर वगैरह बेचा नहीं जा रहा था। या और वो ये फिक्र में भी थी कि अगर फर्नीचर सब बेचा गया तो आखिरी रात में जमीन पे बितानी पड़ेगी मुझे, मैं कैसे बिताऊंगी आखिरी रात, कहाँ सोऊंगी मैं, ये भी उनके सामने सवाल था। और तब उस घर मालक ने कहा कि प्लीज आप कोई फर्नीचर मत बेचो, ये सारा फर्नीचर मुझे चाहिए, इसके मैं आपको पैसे दूंगा। और आपको जाते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, जबकि वो बंदा इनको सिर्फ 2 बार मिला था, पर उसे भी बुरा लग रहा था कि ये छोड़कर जा रही है। और उस तो कहने का उन्होंने हंसते हुए ये कहा था कि मेरी आखिरी रात मेरे ही बेड में मैंने गुजारी। राइट। और पैसे भी मिले, और ट्रेन लेकर वो कैलिफोर्निया निकल पड़ी। हम्म, तो कैसी है कहानी? प्रेरणा देने वाली है। यस, वंडरफुल, इट इज सो इंस्पायरिंग। लुक एट द काइंड ऑफ चाइल्डहुड शी हैड। और यही बात हम लोग ने आई थिंक लास्ट किताब जब हमने पढ़ी थी, तब हमने ये की थी, द लास्ट बुक वी रेड, उसमें हमने ये एक्सरसाइज की थी। अपने माता पिता को पूछो उनका बचपन कैसे था। जिनके अभी जीवित है माता पिता, जो गुजर गए उनका हम कुछ नहीं कर सकते, पर जो जीवित है, या तो उनकी बहन उनका भाई जो जीवित है, उनको पूछो कि आपकी मम्मी का आपके डैडी का बचपन कैसे था। अगर किसी का भी बचपन हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है वो ऐसे क्यों है, क्योंकि बचपन में हम जैसे हैं वैसे ही हम बड़े होकर बनते हैं। हम्म? बचपन के अनुभव हमारे जीवन को आकार देता है। तो अगर आपके मन में आपके माता पिता भाई बहन किसको भी लेकर अगर आपके मन में कोई खंत है, कोई खेद है, कोई द्वेष है या गुस्सा है, तो उनका उनके बचपन के बारे में जानो, तो आपकी करुणा जरूर जागेगी। काफी डिटेल में हमने इस चीज पर बात की थी। ऑलराइट, किसी को कुछ शेयर करना है अपने बचपन को लेकर? नाही बचपन को लेकर नाही. हाँ पण जी। हे मेरी कहाणी वाचायच्या जस्ट आधी म्हणजे काल परवाच माझ्या मनात एक प्रश्न आला होता की आपल्याला अवेअरनेस आत्ता आलाय म्हणजे हा की आपण कसं वागायला पाहिजे, काय करायला पाहिजे, काय सोडायला पाहिजे, स्वतःमध्ये काय बदल घडवून ह्या 5-6 वर्षामध्ये.
मग त्याच्या आधी आपल्याकडून काही काय घडलं असेल किंवा त्याच्या आधी आपलं शारीरिक, मानसिक काही नुकसान झालं असेल, तर ते कसं क्लिअर होणार वगैरे तो प्रश्न माझ्या मनात होता. त्याचं उत्तर मला आज मिळालंय. ते मेरी कहाणी वाचल्यामुळे. वेरी गुड, वेरी गुड. जो हो गया, जाने दो, छोड़ दो. कुछ हुआ होगा, नहीं हुआ होगा. नसीब से हम सब यहाँ पे आरोग्यदायी, तंदुरुस्त, चलते फिरते घूमते, हम लोग सब यहाँ पे एक साथ बैठे हैं. देखो, हमारे पास, हमारे नसीब से, हमारे प्रारब्ध से हमारे पास ये समय है. जो बहुत लोग, अब हमारे ग्रुप में 150-200 पब्लिक है, बहुत लोग अटेंड करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, क्योंकि उसको, उनको काम पे जाना होता है, या उसी समय बच्चों का कुछ क्लास होता है, ये होता है, वो होता है. कितने जन है जो अटेंड नहीं कर पाते. तो अगर हम हमारी स्थितियों की ब्लेसिंग्स गिने तो मन बहुत हल्का हो जाता है ना. कितने लकी है हम कि हमारे पास, हम एक दूसरे के साथ है, एक ग्रुप में है, हम एक साथ अभ्यास कर रहे हैं, और इस अभ्यास करने के लिए टाइम की लग्जरी हमारे पास है कि नहीं. तो छोटी छोटी बातों का थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड मन में हम जब लाते हैं, सत्य परिस्थिति हमारी जो है, इसको हम देखते हैं ना, तो फिर पीछे कुछ हुआ हो ना हुआ हो, चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा. अब भी को हम सुधारेंगे तो हमारा फ्यूचर एश्योर्ड है. ये अभी हम इंश्योरेंस निकाल रहे हैं. ये पढ़ाई, ये अभ्यास हमारा हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी के हफ्ते हैं जो हम दे रहे हैं, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे. राइट. ऑलराइट, चलो रुकते हैं फिर. हाँ, कल हमारे पास अभी एक 2 पेजेस ही पढ़ने के बाकी है. काफी समय हमें मिलेगा चर्चा करने के लिए, और बिना झिझक के, अगर आप लोग, कुछ भी आपके मन में सवाल है, अगर इसकी चर्चा आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा. सबके अनुभव एक जैसे नहीं है, लेकिन जैसे लुइस है की कहानी से, ये स्वाति, थैंक यू, लुइस है की कहानी से प्रेरणा हमें मिली, हमारी खुद की कहानियों से हम एक दूसरे को प्रेरणा दे सकते हैं. ऑल राइट. सो बी रेडी टू शेयर if you have a transformation or realization or insightful stories to share with us. All right, we will talk about it tomorrow. ठीक है, रुके. All right. Om. Thank you everyone. Thank you so much. See you tomorrow.